ज़्यादा भी आएगा। अब हम सिनेरियो बेस्ड भी काम किया करेंगे कि हम जब एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे लेट्स से अपनी, तो फिर हम कैसे काम करेंगे। ज़ाहिर है अभी हमने डेटाबेस की इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी है, हम एमवीसी के साथ उसकी इंटीग्रेशन भी करेंगे। लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या करेंगे, बाकायदा ये सोचेंगे कि अगर हम क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं या हमारी लेट से कोई सिनेरियो बन रहा है, तो हम बाकायदा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ काम किया करेंगे। ठीक है। ये जो सेशन बेसिकली ये जो सेशन है ना, ये क्लासेस और मेथड्स का है। अब क्लासेस और मेथड्स तो हमने डिस्कस कर लिए लास्ट क्लास में। ठीक है। और मेरे ख्याल से हमने मेथड्स को अच्छी तरह से डिटेल के अंदर देखा, हमने जितनी मैक्सिमम चीज़ें हो सकती थी मेथड्स के अंदर हमने की है। अच्छा, स्टैटिक वाला हमने भी, स्टैटिक मेथड्स और नॉन स्टैटिक मेथड्स भी हमने देख लिए थे। ठीक है। जो यहाँ पे सी शार्प में जो मेन जो टॉपिक होता है, बेसिकली एक मॉडल टॉपिक होता है ये। और हमने एक्सेस मॉडिफायर्स अभी नहीं किए, यानी ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एक्सटर्नल, इंटरनल, ये सारी चीज़ें अभी हमने नहीं की हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कुछ दिनों में करेंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको एक साथ कर दूं। अभी भी मैंने ऐसा किया है कि कुछ जैसे हमने एरेज हमने पढ़ ली हैं, लेकिन एरेज तुम लोगों के सेशंस के अगर देखो ना एपटेक के, तो अभी तक नहीं है यहाँ पर, अभी तक वो नहीं है, यानी हमें आगे पढ़ना चाहिए था। ठीक है। हमने एक टॉपिक ऐसा भी जैसे एरेज है, वो अभी नहीं है इस, अगर तुम यहाँ पे देखो ना एपटेक के कोर्स के हिसाब से, तो अभी यहाँ पे नहीं है, आगे के एक दो सेशन के अंदर है, यानी सेशन नंबर 6 में नहीं है। लेकिन हमने वो पहले इसलिए पढ़े क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पुराने थे, हमने पहले वो टॉपिक्स पढ़े हुए थे, सेशन वो सारे कॉन्सेप्ट थे हमने वो क्लियर किए हुए थे, तो हमने एरेज को इसलिए अभी क्लियर कर लिया। बस उसमें जो जैक्ट एरे और रेक्टेंगुलर एरे का जो सारा सीन था, 2D एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे, वो हमने अभी कवर किया ताकि हमें समझ के अंदर आसानी हो जाए। सही है। तो इसलिए टॉपिक्स में कर रहा हूँ, रेलेवेंट टॉपिक्स एक साथ हो जाएंगे। एट दी एंड जब तुम लोग देखोगे ना, तो सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर्ड होंगे। इन्हीं सेशन से हम एक मरतबा रिव्यू कर लेंगे, तो वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो तुम लोग अगर देखोगे भी, तो वो कवर्ड इंशाल्लाह एक साथ हो जाएंगे। सही है। अब आज के टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक है हमारी क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, एक्सेस मॉडिफायर्स, इनको भी देख लेंगे चलो। और ठीक है। और मेथड डबल लोडिंग, मेथड डबल लोडिंग हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ इसको समझते हैं। और मेथड डबल लोडिंग हमारी क्लास है बाकायदा इसकी, हम बाकायदा इसको लेके चलेंगे आगे। ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं इसको भी देखेंगे, अभी सिर्फ इसको पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं, सिर्फ इनको पढ़ेंगे अभी, आगे आज इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा। मैं ये पूरा सेशन आज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इन सेशंस के अंदर से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स है ना, आज मैं सिर्फ वो कराना चाह रहा हूँ। और क्लासेस वगैरह का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि क्लास बेसिकली होती क्या है, उसको तो मैं अपनी वर्डिंग में ही दूंगा। तो मैं सिर्फ ये सेशन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दे सकूँ। ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। बाकी इस सेशन से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड जो भी तुम लोगों के क्वेश्चन हो, तो वो तुम लोग बीच बीच में भी पूछ सकते हो। ठीक है। और यार जितने लोग अभी तक नहीं आए उनसे को क्लास ज्वाइन करने जल्दी से, मरवान नहीं है अभी तक और अब्दुल वासे नहीं है, इन लोगों से कहो जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन टू फंडामेंटल, अगर देखो ना तो दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक डेटा, ठीक है, और एक एक वे होती है डाटा। ठीक है। और एक वे कौन सी होती है, यानी एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि किस तरीके से, कौन से रास्ते से आप डेटा को मैनिपुलेट करो। अब इससे पहले हमने सी लैंग्वेज पढ़ी, हम अगर दूसरी लैंग्वेज की बात करते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती। ठीक है। सी लैंग्वेज भी सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी थोड़ा बहुत उसमें ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है। बट वो बहुत ज़्यादा अजीब सा सिनेरियो उसका क्रिएट होता है। लेकिन उसके अंदर डायरेक्ट डेटा के ऊपर काम हो रहा होता है, डायरेक्ट 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 जो है ना चीज़ों के ऊपर काम हो रहा होता है, बस एक ही फाइल होती है और उसी के थ्रू आपने सब कुछ करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप वेज टू मैनिपुलेट डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, तो यानी आप क्या कर रहे हो, आप वो रास्ते निकालते हो जिसके थ्रू आप डेटा को मैनिपुलेट कर सको, यानी उसके अंदर चेंजेस ला सको। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस सच एज पास्कल, सी यूज दी प्रोसीजरल अप्रोच, यही प्रोसीजरल अप्रोच के अंदर क्या होता है, पूरे पूरे प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। आपने एक काम किया, यानी आपने, आपको भी डेटा चाहिए, अब आप पहले 10 फंक्शंस लगाओगे
आप 10 फंक्शन लगाओगे, फिर आपको डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, एक ही फाइल में आपने सारा काम करना है, पूरा प्रोसीजर वो आप बेसिक सारा फॉलो कर रहे हो, ठीक है। जो कि आप ना यानी किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अप्रोच करोगे कि मैनिपुलेट डाटा रेदर देन डाटा इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, सी के अंदर मैनिपुलेशन का जो काम होता है ना वो इस तरह से होता है, नहीं अगर जो ये कह रहे हैं कि मैनिपुलेट करना है अपने डाटा को, सी के अंदर जो काम कर रहे होते हो आप मैनिपुलेटिंग डाटा का, आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा के थोड़ा बहुत चेंज कर लोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी आप नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है वो, ऐसा जितनी सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ये कह सकते हो पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इतनी फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ नहीं है। इनहेरिटेंस नहीं कर सकते सी लैंग्वेज के अंदर उस तरह से जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो, इनहेरिटेंस भी बताएंगे आगे क्या होती है, सही है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर, सी शार्प वाली नहीं है या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली लैंग्वेज की, वो सी लैंग्वेज में नहीं है, या किसी भी और लैंग्वेज में जो सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। मैनिपुलेट सिर्फ डाटा को, डाटा के साथ थोड़ा बहुत खेल सकते हो, आप डाटा को हैंडल नहीं कर सकते उन लैंग्वेजेस के अंदर इतनी अच्छी तरह, प्रोसीजरल होती हैं बस। प्रोसीजर के अंदर ये है कि आप एक डाटा के साथ क्रिएट अपडेट डिलीट कर सकते हो, डाटा को आप ऐड कर सकते हो, डाटा के अंदर आप थोड़े बहुत आपने लेट से स्ट्रिंग्स के फंक्शन लगा दिए, पुट स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग, और इस तरह की लेंथ पता कर ली डाटा की, ठीक है। एरेस के थ्रू खेल लिया, 2D एरे लगा लिए, बस ये काम हो गया, ठीक है। जबकि ये जो अप्रोच है ये बहुत सारे ड्रॉबैक्स लेकर आती है, ठीक है। लेट से रीयूज़ करना डाटा को, अब आपने डाटा को रीयूज़ करना है, यानी आपका एक डाटा है, किसी भी कंपनी का डाटा है आपके पास, आप लैंग्वेज के थ्रू से रीयूज़ कैसे करोगे। लेट से मेरे पास एक कंपनी है, और मेरी कंपनी का डाटा मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर है। अब मैंने नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ काम किया हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे सिर्फ डाटा को व्यू भी करना है ना, तो मुझे दोबारा से पूरा पूरा कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट करो एच टी एम एल सी एस की मिसाल लेते हैं। एच टी एम एल सी एस के अंदर क्या होता है, मैंने एक पेज पे टेबल बनाया, उसके अंदर कोई 10 कॉलम्स और 10 रॉज बनाई, और उनके अंदर कुछ डाटा रख दिया। फिर मैंने एक और पेज बनाया, मुझे सेम डाटा चाहिए एच टी एम एल के ऊपर दूसरे पेज के ऊपर, ठीक है। एच टी एम एल सिर्फ एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसलिए ये मत सोचना कि एच टी एम एल की तरह यहाँ पे काम होता है। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता था, दोबारा से टेबल बना के और दोबारा से काम करना पड़ता था, ठीक है। ऐसे ही सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने कोई काम करना है तो आप क्या करोगे, दोबारा से इनपुट लोगे, फिर दोबारा से उसमें काम करोगे, दोबारा से सारा काम दोबारा से, यानी आप रीयूज नहीं कर सकते अपने कोड को, ठीक है। लेट से अगर आपको मेंटेन करना है, अब आप 3 साल बाद अपने कोड को अपडेट करने बैठे, तो आप भूल जाओगे यार पहले साल मैंने कोड किया था, इसके अंदर वेरिएबल्स के नाम क्या थे, ये क्या था वो क्या था, ये सारी चीज़ें भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने एक जगह कोड नहीं किया, आपने एक ही अप्रोच को मल्टीपल टाइम्स आपने लिखा, सही है। इसके लिए वेरिएबल्स के नाम भी अलग हुए, सारी चीज़ें अलग अलग हुई। इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराई गई, ठीक है। जो कि ज़्यादातर जो रेफर करती है वो डाटा को रेफर करती है। इसका मेन एम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेन जो एम होता है ना इसको ऑब्जेक्ट के साथ, वो डाटा के साथ खेलना होता है, रेदर देन मैनिपुलेट करना डाटा को। डाटा के साथ खेलने के बजाय, डाटा यानी डाटा की एडिटिंग या डाटा के साथ चेंजेस करने के बजाय डाटा के साथ खुद बताते खुद डाटा को डील करना। यानी ऐसा नहीं होगा कि डाटा की जैसे डाटा की लेंथ आ गई, या हमने डाटा एक सेव किया हुआ था, अब उस डाटा की ज़्यादा से ज़्यादा मैं थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता हूँ, बार बार उस डाटा को मुझे चेंज करना पड़ेगा अगर मैं कोई छोटा सा काम करना चाहूँगा। लेकिन यहाँ सी शार्प में क्या होगा, एक मरतबा फंक्शन बनाओ या एक मरतबा कोई क्लास बनाओ, उसके अंदर डाटा रखो, अब आपको कोई फंक्शन चाहिए जो आपने पहले बनाया हुआ है, तो आप दूसरी क्लास के अंदर काम कर रहे हो, आप दूसरी क्लास में उस फंक्शन को हासिल कर सकते हो जो पहली क्लास में आपने बनाया था, ठीक है। सी में ये नहीं हो सकता। सी में आपको, अगर आप दो अलग अलग फाइल्स के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको दो अलग अलग फाइल में वो डाटा भी रखना पड़ेगा, दो अलग अलग फाइल्स के अंदर आपको वो फंक्शंस भी अलग अलग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनहेरिटेंस है, आप एक फाइल में काम करो। अभी हम क्लासेस के अंदर जब काम करेंगे तो तुम लोगों को समझ में भी आएगा। मैंने एक क्लास में फंक्शन बनाया, एक क्लास में काम कर लिया, अब जब मुझे दूसरी क्लास में वही फंक्शन चाहिए कि मैं इसे यूज़ कर सकूँ या मैं इसको कॉल कर सकूँ यहाँ अपनी ये वाली फाइल में, ठीक है, या मैं इस फंक्शन को अपनी दूसरी फाइल में कॉल कर सकूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मुझे ये करना होगा कि मैं इनहेरिट कराऊंगा। इनहेरिट का मतलब ये होता है कि मैं प्रॉपर्टीज़ हासिल करूँगा पहली वाली क्लास की दूसरी क्लास के अंदर, और प्रॉपर्टीज़ को मैं यूज़ करना शुरू कर दूँगा। सिंपल ये इनहेरिटेंस होती है मेरे पास। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फ़ायदा है कि मुझे बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बस दूसरी फाइल में ही मेरे पास पहला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच डिफाइंस ऑब्जेक्ट्स एज एंटिटीज। ये जो अप्रोच होती है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अप्रोच, ये ऑब्जेक्ट को एज एन एंटिटी, एज अ वजूद
कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, उसको किसी वजूद की तरह से इंट्रोड्यूस कराती है, ठीक है। लेट्स से हैविंग अ डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज एंड डिफाइंड सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दीज वैल्यूज, ठीक है। इसकी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी डिफाइंड वैल्यूज होती हैं, डिफाइंड उनके ऑपरेशंस होते हैं जो कि उन वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। डिफाइंड सेट ऑफ वैल्यूज, डिफाइंड इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, बाकायदा एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज डिफाइंड होती हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है ना, लेट्स से अगर यहाँ पे एक लैपटॉप है, ठीक है, तो यहाँ पे लैपटॉप डिफाइंड होगा। इस लैपटॉप के अंदर लेट्स से कि i7 का प्रोसेसर है, i9 का प्रोसेसर है, इसकी सेवन जनरेशन है इसकी, ठीक है। ये सब इसकी वैल्यूज हैं, और इसके ऊपर जो फंक्शंस होंगे ना वो भी डिफाइंड होंगे कि कौन कौन से फंक्शन इन पे परफॉर्म किए जाते हैं, कौन कौन से फंक्शन इन पे परफॉर्म किए गए हैं, वो सब इन पे डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ अच्छी तरह से डिफाइंड होती है, ठीक है, और अच्छी तरह से आपको काम करने का एक वर्किंग एनवायरनमेंट जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, अब असल जो कॉन्सेप्ट है वो आ गए हमारे पास। तो फीचर हैं जी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, और अगर आप लोग देखो ना तो ये वो चार पिलर्स हैं। आप लोग सुनते होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स, ये वो चार मेन पिलर्स हैं जिन पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो डिपेंड कर रही है। सबसे पहला एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा, हम लोग इसे अलग तरीके से कर रहे होंगे, लेट्स से कभी ऐसा होगा मैं एब्स्ट्रैक्शन पहले पढ़ा दूँ या इनके एब्स्ट्रैक्शन पहले पढ़ा दूँ, ठीक है, तो घबराना मत, कोई भी एक आप पहले पढ़ सकते हो, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। मे बी मैं कोशिश करूँगा इनकैप्सुलेशन या फिर इनहेरिटेंस पहले पढ़ाऊँ। खैर, तो एब्स्ट्रैक्शन सबसे पहले क्या आ गया, एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन अगर आप में से कोई रीड करे और मुझे बताए, ऐसा करें, हमारी क्लास के अंदर कौन कौन है अभी, ऐसा करो असद तुम रीड करो अगर माइक है तुम्हारे पास। असद मेरी आवाज़ सुन रहे हो? असद मेरी आवाज़ सुन रहे हो? नहीं सुन रहे शायद। खैर, आई थिंक असद का माइक जो है वो डिसेबल है, बोल नहीं सकता ये भी। सॉरी यार, चलो मैं देखता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन, और अगर हम देखें एब्स्ट्रैक्शन को, तो एब्स्ट्रैक्शन एक फीचर है। एब्स्ट्रैक्शन में होता क्या है, देखो मैं एब्स्ट्रैक्शन आई थिंक पहले भी बता चुका हूँ। हम जब जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ पढ़ रहे थे, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे सी शार्प में हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब हम इसे इंप्लीमेंट करके देखेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स हैं हम कोशिश करेंगे कि उन्हें अब से इंप्लीमेंट भी करना शुरू करें, ठीक है। और कोशिश क्या करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे भी, ठीक है। इसी के लिए मैं आज पहले कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ, ताकि फिर हम टाइम टू टाइम इनको इम्प्लीमेंट करके देखते रहें, ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी ये मत समझो कि अभी हमारी सिर्फ 4 क्लासेस रह गई। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना ये भी अपने अंदर तुम लोग देखना कि लेट्स से इनहेरिटेंस है, तो इनहेरिटेंस क्या होती है, फिर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, फिर उसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं कि आप मल्टीपल मेथड्स को किस तरह से, या फर्ज करो आप सेम मेथड के साथ कैसे काम करोगे। यानी ये पूरा ये समझ लो कि आपको अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। और इस इन 4 पिलर्स के अंदर भी ना मजीद बहुत सारी ईंटें हैं जो आपको देखनी है, जो बिल्डिंग के अंदर आपको एक्सप्लोर करनी है कि यार अच्छा इसके अंदर ये भी चीज़ है, अच्छा इसके अंदर ऐसे भी काम होता है, अच्छा ऐसे भी काम होता है, ठीक है। तो ये मकसद है मेरे कहने का। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन इज अ फीचर ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ओनली दैट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ये इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, आप एज अ डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज एन एप्लीकेशन डेवलपर, आप क्या करते हो, सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो जो कि रिक्वायर्ड होती है यूज़र के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, कंसिडर अ टेलीविजन, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट। एक टेलीविजन को एज एन ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, ठीक है। इट हैज़ अ मैनुअल स्टार्टिंग हाउ टू यूज़ दी, यहाँ पे एक मैनुअल स्टार्टिंग होती है उसकी, ठीक है। स्टेटिंग होती है मैनुअल, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि जी कैसे टेलीविजन को यूज़ करना है। हाउएवर दिस जो मैनुअल होता है, ठीक है, वो ये नहीं बताता कि टेक्निकल डिटेल्स क्या है ना, वो ये नहीं बताता कि इसके अंदर कितनी पीपीआई का डिस्प्ले लगा हुआ है, या चलो ये बता भी देगा तो वो ये नहीं बताता कि कितनी कोड्स हैं, कितना क्या है। वो ये बताता है ये टीवी ऐसे चलता है, ये इसका रिमोट है, ये रिमोट इस तरह से काम करता है, ये बटन ये काम करता है, ये बटन काम करता है। लेट्स एक सॉफ्टवेयर है, एक फ़ोन है मेरे पास, इस वक्त ये फ़ोन रखा हुआ है मेरा भी, अगर मैं मिसाल दूँ तो मेरे पास लेट्स से मेरा एक फ़ोन है, अब उसके अंदर कैमरा है,
मेरे फ़ोन का कैमरा कैसे काम कर रहा है, अब कंपनीज ये कर लेती हैं, थोड़ा बहुत बता देती हैं कि जी आपका जो फ़ोन है उसके अंदर इतने पीपीआई का डिस्प्ले है, इतनी डेंसिटी पिक्सल का इसके कैमरा का पिक्सल साइज है। लेकिन वो भी टेक्निकल लोगों को बताती है कि जिनको काम समझ में आता है, ठीक है। मेरे लिए एज ए लेमैन मैं एक फ़ोन जानने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ फ़ोन यूज़ करता हूँ कैमरा के लिए, कॉल्स के लिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह के लिए, ठीक है। कंपनी मुझे क्या बताती है, तकी साहब ये फ़ोन है, इसमें 4 GB रैम है, इसमें लेट से 128 GB या 64 GB इसकी रोम है, ठीक है। रैम और रोम हमने आपको बता दिया, इसमें अच्छा प्रोसेसर है, ठीक है। इसमें लेट से स्नैपड्रैगन का अच्छा वो है, हमारे पास जीपीयू है, आप अच्छा गेम में फिर भी अच्छा गेम आप जो है ना वो इसमें प्ले कर सकते हो। बस कंपनी मुझे क्या बताती है, सिर्फ ये चीज़ है। कंपनी मुझे ये नहीं बताती कि भाई तकी साहब इसके अंदर हमने ये भी किया हुआ है, इसके अंदर हमने ये भी किया हुआ है, इसका जो प्रोसेसर है उसकी इतनी कोर्स है, उसके साथ हर प्रोसेसर की जो कोर है वो इतने इतने कैशे एमबी के ऊपर काम कर रही है, इतने एमबी कैशे के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। ये इतना इतना टाइम चलता है, और इसके बाद इसका टेम्परेचर, लेट्स से प्रोसेसर है, इसका टेम्परेचर इतने टाइम तक तो कम रहता है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसका टेम्परेचर 2 डिग्रीज बढ़ जाता है, 1 डिग्री बढ़ जाता है, 1 डिग्री डिक्रीज हो जाता है। कंपनी मुझे ये नहीं बताती, कंपनी मुझे ऊपर ऊपर की स्पेसिफिकेशन बताती है जो मेरे काम की होती है। ओनली द रिक्वायर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्शन इन एब्स्ट्रैक्शन, a developer only provide the required piece of जो basically we provide only the required piece of information to the user. लेट्स से एक टेलीविजन की मिसाल ली, एक फ़ोन की मिसाल ली हमने। एक फ़ोन है उसके अंदर मैक्सिमम कंपनी मुझे बता देगी तक आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं 10 घंटे इसका टॉक टाइम है। अगर आप इसको बैटरी पे रखेंगे तो तकरीबन ये 4-6 दिन, जैसे 8 दिन का ये कंपनी वाले कहते हैं मेरे फ़ोन का 6 दिन का, 8 दिन का आपका फ़ोन का स्टैंड बाय अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो 6-8 दिन चलता रहेगा ये, ठीक है। इस तरह की बातें आपके फ़ोन वाले आपसे कहेंगे, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे इसकी बैटरी इतनी है, इसमें इतनी इतनी चिप्स लगी हुई हैं, इसमें इसके कंट्रोलर के अंदर इतने इतने सर्किट्स लगे हुए हैं, इस हर सर्किट के अंदर इतने इतनी कॉपर वायर्स हैं, हर सर्किट के अंदर इतनी इतनी एल्युमिनियम वायर्स हैं, नहीं। वो आपको सिर्फ रिक्वायर्ड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देंगे, ये कैमरा है, ये रोम है, ये रैम है, ये प्रोसेसर है, ये चीज़ें हैं, बस आप गेम खेलो, कंप्यूटर पे आप मोबाइल में वीडियोस बनाओ, कॉल्स करो, व्हाट्सएप यूज़ करो, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करो, ख़त्म, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। हम कोड के अंदर भी ये करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर यूज़र को सिर्फ वही दिखाते हैं जो उसको ज़रूरत होती है, बस। अब एब्स्ट्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे फिर हम कोड के थ्रू भी इसको करके देखेंगे किस तरह से ये ऐसे काम कर रहा होता। अब देखो ये कब यूज़ होता है, ये तब यूज़ होता है जब आप एक इंटरप्राइज सी शार्प बेसिकली जो अपनी लैंग्वेज है ना, सी शार्प ये समझ लो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना, सी शार्प जो लैंग्वेज है वो उनके लिए है, ठीक है। बड़े प्लेयर्स का मतलब तुम लोगों को पता है, सी शार्प है बड़े प्लेयर्स के लिए। बड़े प्लेयर्स का मतलब ये सी शार्प एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के काम आती है, जो आपकी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन होती है ना, बाकायदा इंडस्ट्री लेवल की ऊपर जो एप्लीकेशन होती है, सी शार्प उसके लिए काम आती है। तो अब आपको एक ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है, एक मिनट अटेंडेंस ले लेते हैं साथ में। और 10th में आज भाई स्टूडेंट्स का, मैं 6th में आज। अच्छा, तो हम दोबारा से आ गए अपनी क्लास के ऊपर। अब वही बात कि आप एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया सी शार्प, क्योंकि एंटरप्राइज एप्लीकेशन की जो एप्लीकेशन है ना उनके लिए यूज होती है। एंटरप्राइज लेवल का मतलब ये होता है कि अच्छी बड़ी स्केलेबल जो एप्लीकेशन होती है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एंटरप्राइज कंपनीज होती हैं उनके लिए, ठीक है। सी शार्प पे अच्छी बड़ी एप्लीकेशन बनती हैं, बड़े बड़े सिस्टम्स बनते हैं, ठीक है। सी शार्प पे जरूरी नहीं है कि छोटे छोटे जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं ये बने, सी शार्प पे बड़े बड़े सिस्टम्स बनते हैं, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है। अभी बहुत अच्छा याद आया, हमारा जो लास्ट टाइम मुझे तो याद है ना, हमारा एपटेक का जो ई प्रोजेक्ट आया था, तो हमारा सिस्टम आया था कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अंदर क्या था कि आपने यूज़र को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखानी, लेकिन आप ये बता दोगे कि लेट से अब एब्स्ट्रैक्शन की अगर उसमें से मिसाल लें तो उसके अंदर ये था कि आपने ये करना है, मतलब उसमें एब्स्ट्रैक्शन को देखो उन्होंने कवर कैसे किया। उन्होंने हमसे कहा कि आपने ये करना है कि एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जो कि आपकी कंपनी के हर यूज़र को एक्सेस मिल सके उसका, ठीक है। लेकिन आपकी कंपनी का हर यूज़र उसको लॉगिन करे, और जो बंदा उसे लॉगिन कर रहा है ना वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की जो कंप्लेन है वो देख सके, उसके अलावा ना देख सके। तो वही सिर्फ रिक्वायर्ड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप यूज़र को शो कराओ, ठीक है, और बस, और आगे नहीं, सिंपल। ये एब्स्ट्रैक्शन हो गई। अब हमने क्या किया, उसको एप्लीकेशन को बना लिया और सब कुछ हो रही है, ठीक है। तो ये बड़ी, अब ये बड़े स्केल की एप्लीकेशन थी, ऐसा नहीं कि 2-3 लोग यूज़ करेंगे, बाकायदा कंपनीज
हमने एक एप्लीकेशन तो 2-3 जगहों पे वगैरह हम लोगों ने दी भी थी, तो वो वहाँ पे भी रन भी हो रही है। तो इस तरह की एप्लीकेशन आती हैं सी शार्प के अंदर। क्या पता आप लोगों की भी कोई ऐसी यही कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम ही आ जाए। सही है, तो इस तरह की एप्लीकेशन आती हैं सी शार्प के अंदर, बड़ी एप्लीकेशन, उसके अंदर आपको एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है। फिर आती है इनकैप्सुलेशन। अच्छा देखो, details of what a class contains need not be visible to other classes, and let's say objects that uses it instead of specific information can be made visible. अब देखो, इनकैप्सुलेशन काम कर रही है मेरी क्लासेस के हवाले से, मेरी क्लासेस के साथ। इनकैप्सुलेशन के अंदर होता ही है कि मैं इनकैप्सुलेशन को इस तरह से डील करता हूँ कि इसमें सिर्फ वो डाटा शो हो रहा होता है जिसकी ज़रूरत होती है, यूज़र को जिसकी ज़रूरत होगी। यानी एक क्लास का सिर्फ वही डाटा अवेलेबल होगा सामने जिसकी दूसरी क्लास को ज़रूरत होगी, या मैं जो अवेलेबल करूँगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ व्हाट अ क्लास कंटेन्स नीड नॉट बी विजिबल। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर क्लास का जो कोड है वो दूसरी क्लास को विजिबल हो, क्लास की हर चीज़ दूसरी क्लास को विजिबल हो। हम प्रोटेक्शन और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू इनकैप्सुलेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, जब एक्सेस मॉडिफायर्स करेंगे ना, तो उसके साथ ही हम देखना इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें विजिबल नहीं करते दूसरी क्लासेस को, जो ज़रूरत होती है सिर्फ वो विजिबल करते हैं और बस। ठीक है, अदर क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जाहिर है हर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को मैं दूसरी क्लास के अंदर मैं विजिबल नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि जब इनहेरिटेंस हो जाती है, इनहेरिटेंस को भी डिस्कस करते हैं, जब इनहेरिटेंस हो जाती है ना, तो एक क्लास का डाटा दूसरी क्लास को शो हो जाता है। लेकिन अब उस टाइम पे मुझे ये देखना है कि कौन सा डाटा मुझे शो नहीं करना दूसरी क्लास के अंदर, बस उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी ये ऐसा है कि एक टीवी था, और एक टीवी के अंदर वो कैसे चलता है, उसके अंदर कितने चैनल हैं, ये तो आपने यूज़र को दिखा दिया, ये एब्स्ट्रैक्शन है। और उसका जो कोड मटेरियल था, किस तरह से आपने पीछे काम किया हुआ है, कौन सी कोड्स, कौन से प्रोसेसर्स किस तरह काम कर रहे हैं, वो आपने यूज़र को शो नहीं किया, ये तो हो गई एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन अब मैं इनकैप्सुलेशन पर आता हूँ। तो इनकैप्सुलेशन ये भी है कि कौन से यूज़र के लिए टीवी का क्या यूज़ है। यानी अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, तो मैं एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेरे लिए टीवी का यूज़ है कि मैं अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लेता हूँ छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग या कंप्यूटर लेट्स से मैं कोई मूवी या गेम वगैरह खेलने के लिए। ठीक है, मैं अपने टीवी के साथ यूएसबी या स्मार्ट टीवी बॉक्स या इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, मैं उसको एक अलग लेवल के साथ यूज़ कर सकता हूँ। तो कंपनी क्या करेगी, मुझे उस हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएगी। ठीक है, मैं अपने फ़ोन की मिसाल लूँ, लेट्स से मैं एक गेम खेलने वाला बंदा हूँ फ़ोन में, तो कंपनी क्या करेगी, मुझे ऐसे फीचर्स बताएगी कि जिनसे मैं अच्छे गेम्स खेल सकूं, जिनसे मुझे गेम्स खेलने में परेशानी ना हो, जिनसे मुझे गेम्स खेलने के अंदर प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मुझे हेल्प मिले कि हाँ ये फीचर तो अच्छा है, मुझे यानी मुझे सीखना चाहिए इसे कैसे यूज़ करूँ। अब इनकैप्सुलेशन आती है यहाँ पे। और लेट से असद हमारे पास एक स्टूडेंट है, असद का काम क्या है, असद फोटोग्राफी अच्छी करता है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी असद को सिर्फ क्या बताएगी, वो फीचर्स बताएगी जिनके थ्रू असद अच्छी फोटोग्राफी कर सकता है। हमजा है हमारे पास, हमजा अच्छा ग्राफिक्स डिजाइनर है, हमजा को कंपनी सिर्फ वो ऑप्शंस बताएगी, वो फीचर्स बताएगी जिससे हमजा क्या कर सकता है, अच्छी ग्राफिक्स डिजाइनिंग या अच्छी वेब डिजाइनिंग कर सकता है। अब्दुल्ला है हमारे पास, अब्दुल्ला अच्छा कंटेंट राइटर है लेट्स से, तो अब्दुल्ला को कंपनी क्या बताएगी, एक फ़ोन का फीचर है, फ़ोन के फीचर में कंपनी बताएगी कि इसमें आप गूगल कीप यूज़ कर सकते हो, इसमें आप नोट्स यूज़ कर सकते हो, इसमें ना आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है इनकैप्सुलेशन क्या हुई, सारे फीचर्स को छुपा दिया हमने, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, जो भी हमारी एप्लीकेशन है, सिर्फ वो फीचर्स हाईलाइट किए जिनकी हमारे स्पेसिफिक यूजर्स को ज़रूरत है। ठीक है, जैसे हम दराज की वेबसाइट की बात करते हैं, दराज की वेबसाइट में मैं गया, अब दराज की वेबसाइट में हुआ क्या, मैंने लॉगिन किया, अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ एज ए यूज़र, डन है, कोई मसले वाली बात नहीं है, बेहतरीन बात हो गई। ठीक है, मौसम भी अच्छा है आज। कल मैं गया दराज के ऑफिस, मैंने कहा दराज वालों से भाई मुझे आप एज अ वेंडर ऐड कर लो। ठीक है, मैं अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ दराज पे। ठीक है, दराज वाले मेरा एक अकाउंट ओपन करेंगे, सॉरी फॉर इंटरवीनियंस, दराज वाले मेरा एक अकाउंट ओपन करेंगे, और अब जब मैं लॉगिन करूंगा, तो पहले क्या होता था, पहले ये सब कुछ नहीं होता था कि मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहे होते थे। ठीक है, पहले नहीं होती थी ये चीज़ें, लेकिन अब जब मैं लॉगिन करूंगा, तो अब क्या होगा, मुझे साइड में कई एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहे होंगे, एड योर प्रोडक्ट, ठीक है, डिलीट योर प्रोडक्ट, लेट से मुझे एक अलग पैनल मिलेगा, बाकायदा दराज वालों ने एक अलग पैनल बना के मुझे दिया होगा।
आईडी पासवर्ड मैं वहीं पे जाके एंटर कर रहा हूँ, लेकिन अब उस आईडी पासवर्ड से दराज वाले समझ जाएंगे कि भाई अब ये नॉर्मल बंदा नहीं है, अब ये हमारा वेंडर है, अब ये हमारे साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेशन हुई, किसको क्या दिखाना है, ठीक है, और किसको क्या शो नहीं करना, यानी कौन सी यूजर को क्या चीज शो करनी है, कौन सी यूजर को कौन सा फीचर शो करना है, कौन सी यूजर को कौन सा फीचर शो नहीं करना। हम लेट से इसको कह सकते हो कि इनकैप्सुलेशन है, ठीक है। अच्छा, फिर आ गई इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस की सबसे अच्छी मिसाल ये है कि लेट से इनकैप्सुलेशन की अच्छी मिसाल, इनहेरिटेंस की सबसे अच्छी मिसाल पता है क्या? इनहेरिटेंस की सबसे अच्छी मिसाल ये है, एक बेटा, एक सन और एक फादर। कैसे? इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। अगर उर्दू में देखा जाए ना, तो बहुत इजी वर्ड्स के अंदर अगर मैं उर्दू में बताऊं, तो इनहेरिट करने का मतलब होता है कि विरसा। इनहेरिट करने का मतलब होता है विरसा, विरसे में कुछ पाना। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरसा, ठीक है, या विरासत। विरासत क्या होती है? विरासत वो चीज़ होती है, वो एंटिटी होती है जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, आप अपनी पेरेंट क्लास से कुछ हासिल कर रहे होते हो। कैसे? लेट से मेरे फादर है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी नाते पढ़ते हैं वो। उनकी थोड़ी बहुत क्वालिटी थी, उनकी जो क्वालिटी थी ना, वो मुझ में भी आई है। क्यों आई है? क्योंकि वो पढ़ते हैं बहुत अच्छा, तो मेरे अंदर उनकी क्वालिटीज आई है। मैं भी अच्छा, मैं भी, मुझे भी लोग कहते हैं यार आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ लोगों की होती भी है कि उनकी अपनी आवाज़ अच्छी है लेकिन उनके फादर की आवाज़ अच्छी नहीं है, तो ये तो अल्लाह की देन है। लेकिन मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा है, मेरे फादर की आवाज़ बहुत 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 अच्छी है, तो मेरी आवाज़ भी लोग कहते हैं हाँ यार आप अच्छा पढ़ लेते हो। थोड़ी बहुत मुझे भी लोग कहते थे कि हाँ यार अच्छा पढ़ लेते हो, ठीक है। किससे आई है मुझ में? ये मुझ में आई मेरे फादर से। लेट से अब तुम लोगों को एफएक्स तो याद होगी, याद है सबको? माइक वाइक ऑन कर लो, बिल्कुल फ्रेंकली तो पढ़ रहे हैं, बोरिंग तो नहीं पढ़ रहे यार। माइक वाइक ऑन कर लो, मसला नहीं है। तुम लोगों को एफएक्स तो याद होगी 85 की, 75 की, 1985, 1975। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त, ठीक है। वो एफएक्स, उसके 4 टायर्स होते थे, उसमें एसी नहीं होता था शायद, मुझे पता नहीं है ना, मैंने यूज़ नहीं की। उसके अंदर 4 टायर्स होते थे, उसमें एसी वगैरह नहीं होता था शायद, और उसके अंदर ना वो सही से दौड़ती भी नहीं थी ना, उसकी स्पीड वगैरह भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। कोई अच्छा, कोई उसका स्पीडोमीटर 200 भी शायद क्रॉस नहीं करता होगा, 120 पे आई थिंक उसकी जो हाई लिमिट है 120 या 110 थी, ठीक है। एफएक्स में भी 4 टायर्स थे, और आज की 2020 की सिविक 10th जनरेशन उसमें भी 4 टायर्स हैं, ठीक है। ये 4 टायर्स एफएक्स ने किसको दिए? एफएक्स ने आगे आने वाली गाड़ियों को दिए। एफएक्स से ही ये 4 टायर्स, क्योंकि एफएक्स भी एक कार थी, और हमारी जो सिविक है 10th जनरेशन, जो नई सिविक 2020 है, वो भी एक कार है। तो हुआ क्या? अच्छा, तो हुआ ये, हम जो बात करें कार्स की, तो हुआ ये कि वो जो एफएक्स थी ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, मसला नहीं है। मैं सिर्फ एक बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं किस तरह को अगर मैं समझाना चाहूँ, तो एफएक्स भी एक कार थी। क्लास क्या है? कार। सेम कैटेगरी है कार की, ठीक है। वो भी ट्रैवल करने के लिए काम आती थी, ये भी ट्रैवल करने के लिए काम आती है। वो 110 से ऊपर नहीं जाती, और ये 200 पे भी जाती है, ठीक है। 180 भी इसकी डेट से हाई लिमिट हो जाती है, ये 200 भी क्रॉस कर जाती है अगर हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन करें, सही है। तो फर्क क्या है? फर्क है जनरेशन का, फर्क है नए मेथड्स का। मैंने 2 क्लासेस बनाई। फोन की बात करते हैं, मेरे पास 2 फोन है, एक है 3310 और एक है रेड से मेरे पास iPhone 7 या कोई भी S10 या रियलमी की बात कर लें। मेरे पास इस वक्त रियलमी 5 है मेरे पास, जो पर्सनल मेरा जो फ़ोन है जो मैं यूज़ करता हूँ। मेरे पास रेड से भी 2 फोन है, मेरे पास एक नोकिया का 3310 और एक है यहाँ पे रियलमी 5। अब नोकिया 3310 का मसला ये है कि इसके अंदर कॉल हो जाती है, नया वाला भी जो 3310 के अंदर कॉल हो जाती है, मैसेजेस चले जाते हैं, ठीक है। वाईफाई वाला वर्जन भी आया है इसका, 3G वाला, ठीक है, वो मेरे लिए किसी काम का नहीं है, बेकार है, ठीक है। तो लेट से मेरे पास कुछ फंक्शन मुझे मिले 3310 के, पुराने वाले 3310 की बात करें उसमें कैमरा नहीं है, येलो और ब्लैक सी उसकी स्क्रीन होती थी, और ये सारी चीज़ें। अब ये Realme 5 है, इसके अंदर 4 कैमराज हैं, और हर कैमरा वर्क करता है, और कैमरा इसका बहुत अच्छा है, उसके अंदर कैमरा नहीं था। तो इसके अंदर
अब लेट से मैं तुम्हें कहूँ कि तुम एक मरतबा 33 एक फ़ोन बनाओ, ये Realme 5 के 2 वर्जन बनाओ, ठीक है, कोई भी एक फ़ोन ले लो, उसके 2 वर्जन बनाओ, ठीक है, और एक फ़ोन में कैमरा नहीं है और एक फ़ोन में कैमरा है, तो तुम क्या करोगे? मैं फोटोशॉप पे लेट से, अगर मैं अभी तो नहीं, मैं आगे चल के, चलो मैं समझा भी दूंगा। इनहेरिटेंस को जरा सा देखते हैं, अगर नीचे कहीं गिवन हो तो। क्लास ऑब्जेक्ट नहीं, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस, ये तो ऑब्जेक्ट की इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट हो गई। अच्छा, ठीक है, तो बेसिकली अगर इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश करें ना, तो इनहेरिटेंस किस तरह समझा जा सकता है कि भाई अगर इनहेरिटेंस लेट से काम कर रही है, और इनहेरिटेंस के अंदर होता क्या है कि आप क्या करते हो, एक पेरेंट है, आप उसकी प्रॉपर्टीज को लेते हो अपने पास। लेट से मैंने क्लास बनाई, उसके अंदर 4 मेथड्स थे, और 4 मेथड्स के अंदर काम ये हो रहा था कि डाटा को मैं एप्लीकेशन से, यूजर डाटा इनपुट करता, वो एप्लीकेशन की डेटाबेस में जाता, और फिर वो डाटा मैं रिट्राइव कर सकता था, यानी गेट करके उसको व्यू कर सकता था अच्छे से टेबल के अंदर या किसी भी अच्छे से कंट्रोल के थ्रू, ये सब काम हो सकता था। अब मैंने एक और क्लास बनाई, ठीक है, मैंने अपनी प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया, पहले वाला जो मेरा प्रोजेक्ट था उसको इनहेरिट कर लिया। तो अभी जो सारे फंक्शंस थे ना, जो मैंने पहले वाले प्रोजेक्ट के अंदर बनाए थे, अगर मैं इनहेरिट कर लूँ सेकंड वाले प्रोजेक्ट को, सेकंड वाले प्रोजेक्ट में पहले वाले को, तो ये सारे फंक्शंस ना सेकंड वाले प्रोजेक्ट में आ जाएंगे मेरे पास। समझे मेरी बात को? मुझे बताते तो जाओ तुम लोगों को समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा, मैं वरना आगे बढ़ जाऊंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा तुम लोगों को आ भी रहा है नहीं आ रहा समझ में। समझ में आ रहा है सब कुछ या नहीं आ रहा, सब गुजर रही है सर से? हाँ जी। सही, अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ, होता क्या है इनहेरिटेंस के अंदर, हम प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं, ठीक है। लेट्स से लैपटॉप्स की बात करते हैं, अब ये लैपटॉप है, मेरे मेरे लैपटॉप में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, और सिम कार्ड भी मैं इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं इसमें 4G ऐसे 3G या 4G LTE तक का जो डाटा है वो भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास से पहले जो लैपटॉप था ना, उसके अंदर ना मैं फिंगरप्रिंट था मेरे पास, ना ही मेरे पास सिम कार्ड यूज़ करने का ऑप्शन था, ठीक है। मतलब उसमें मेरे पास LTE का सपोर्ट, जो GSM की सपोर्ट नहीं थी। इसके अंदर मेरे पास GSM की सपोर्ट भी है, मैं फिंगरप्रिंट भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं बहुत सारे फीचर ऐसे हैं जो मैं विंडोज़ हेलो के यूज़ कर सकता हूँ। बट वो जो पहले वाला मेरा लैपटॉप था, हालांकि वो भी अच्छा स्ट्रॉन्ग लैपटॉप था, मैं उसके अंदर यानी ग्राफिक्स वगैरह का भी काम कर लेता था, इसके अंदर भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं उसमें वीडियो एडिटिंग वगैरह थोड़ा छोटा मोटा कोई गेम वेम खेल लिया, तो ये काम उसमें भी हो सकता था, ये काम इसमें भी हो सकता है, बट इसमें फीचर ज़्यादा है, प्रॉपर्टीज़ वही हैं, ये भी लैपटॉप है, वो भी लैपटॉप है, इनहेरिट कर रहा है वैसे ही कीपैड ने, कलर चेंज है तो क्या, वैसे ही कीपैड ने, वही QWERT वाला सीक्वेंस है, ठीक है, वही 1 2 3 वाले नम कीज उसके अंदर नहीं थी, इसके अंदर नम कीज अलग से गिवन है, इसके अंदर क्या फीचर्स एक्स्ट्रा है, लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टीज वही इनहेरिट कर रहा है। वो भी 15.6 इंच स्क्रीन थी, ये भी 15.6 इंच स्क्रीन है, वहाँ पे स्क्रीन थी मेरे पास 720 की, यहाँ पे 1080 से ज़्यादा की स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे फुल एच डी स्क्रीन है, तो फर्क यहाँ, वहाँ पे 720 या 1080 स्क्रीन थी, यहाँ 1080 से ज़्यादा की स्क्रीन है लेट से, ठीक है। फर्क, डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, उसके अंदर जो मेथड्स थे वो तो थे, लेकिन अब इसके अंदर जो मेथड्स है ना, वो मैंने इनहेरिट किए, क्योंकि उससे मैं उससे अपडेट करके यहाँ पे लाया, मैंने कहा भाई कोर i5 चलो मेरे साथ, i7 बन जाओ, थर्ड जनरेशन चलो मेरे साथ, सिक्स जनरेशन बन जाओ, ठीक है। मैंने स्पेसिफिकेशन को बढ़ाना शुरू किया, मैंने क्या किया, नई क्लास बनाई, नई क्लास के अंदर मैंने लेट से आधी मैंने स्पेसिफिकेशन मैंने नई बनाई, और जो जो जिसकी ज़रूरत थी ना वो पुरानी से ले ली। जैसे मुझे ज़रूरत थी 15.6 इंच की स्क्रीन की, तो मैंने क्या किया, पुरानी वाली स्क्रीन जो थी ना उसको इनहेरिट कर लिया। मुझे ज़रूरत थी अच्छे डिस्प्ले की, मैंने डिस्प्ले अच्छा ले लिया। मुझे ज़रूरत थी फिंगरप्रिंट स्कैनर की, मैंने फिंगरप्रिंट स्कैनर को ऐड कर लिया, और जो कीज़ थी उनको पुराने वाले लैपटॉप से इनहेरिट कर लिया, नम कीज़ को मैंने अलग से लगा लिया, ठीक है, सिम कार्ड को मैंने अलग से लगा लिया, लेकिन जो पुराने वाले फीचर्स थे वो मैंने पुराने वाले लैपटॉप से इनहेरिट कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि मेरा लैपटॉप अजीब सा लग रहा है पुराना नए का मिक्सर, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ किस तरह से आप कर सकते हो। तो जिस क्लास से आप अपने फीचर्स लेते हो वो क्लास होती है पेरेंट क्लास, और जिस क्लास में फीचर्स आते हैं, एट्रीब्यूट्स हो गए, फंक्शंस हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई, हम आगे डिस्कस करेंगे जब एग्जांपल्स के साथ काम करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं,
आप लेकर आ रहे होते हो दूसरी जिसमें लेकर आ रहे होते हो वो चाइल्ड क्लास कहलाती है या सब क्लास होती है। और एक होती है सुपर क्लास। सुपर क्लास वो होती है जो मेन क्लास होती है जिसमें फंक्शंस बने हुए होते हैं और उनसे आप दूसरी क्लासेस के अंदर लेके जा रहे होते हो, ठीक है। वो होती है सुपर क्लास। और जिसमें आप लेकर आ रहे हो वो होती है सब क्लास या आपकी बेस क्लास या बेसिकली सॉरी सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। और जिसमें फंक्शन सारे पड़े हुए हैं वो आपकी बेस क्लास कहलाती है, जिससे आप सब में फंक्शन लेकर जा रहे हो वो पेरेंट क्लास या बेस क्लास या सुपर क्लास कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताओ। अभी तक के काम में अभी तक जितना हमने पढ़ा है, देखो हमने आज बिल्कुल कुछ भी कोड नहीं किया है, लेकिन मैं कोड इसलिए नहीं करवा रहा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट अभी तक के जितना हमने पढ़ा है ना वो सब हो जाए। ठीक है। अब आ गया पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली अगर पॉली और मॉर्फिज्म को ब्रेक करूँ ना तो पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है बिहेवियर। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही होता है कि मैनी बिहेवियर। पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है ना इसका मतलब ये होता है कि आप एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो। अब आपको फंक्शन एक ही यूज करना है, लेकिन उस फंक्शन को मल्टीपल बिहेवियर्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर लेट से मैं अगर मिसाल लूं, ट्रांसफॉर्मर्स सुना है? ट्रांसफॉर्मर्स का किसी ने फिल्म या कोई एनिमेशन कार्टून वगैरह देखी है? मैंने बचपन में ट्रांसफॉर्मर्स का कार्टून वगैरह देखा है, मुझे इतना याद है, ठीक है। उसके अंदर क्या होते थे वो अभी नाम भी याद नहीं है मुझे, नाम भी याद नहीं है, खैर मुझे क्या उसका कैरेक्टर्स का नाम क्या होता था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता था, रोबोट्स होते थे और उनको एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रैवल करना है ना तो कभी वो कार बन जाते थे, कभी वो शिप। अगर उन्हें पानी पे से जाना है तो वो शिप बन जाते थे। अगर उन्हें जाना है लेट से हवा पे से, उनके पास पानी पे जाने की जगह नहीं है, उनके पास रोड पे से ट्रैवल करने की जगह नहीं है, तो वो क्या बन जाते थे, वो प्लेन बन जाते थे, ठीक है। एरोप्लेन बन के वो फ्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। अगर उनके पास इसकी भी जगह नहीं है तो वो क्या करते थे, लेट से उन्हें वाटर से ट्रैवल करना है, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि वो शिप बन जाते थे और पानी में ट्रैवल करते थे। अगर उन्हें लेट से रोड पे ट्रैवल करना है तो वो क्या करते थे, वो कार या कोई ऐसी व्हीकल जो रोड पे ट्रैवल कर सकती है उसमें तब्दील होके उसमें शिफ्ट होके और वो उसमें अपने आप को कन्वर्ट कर लेते थे। तो हम जब पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से मेथड्स अपने बिहेवियर्स को ज़रूरत के तहत या ये समझ लो कि जैसी नीड होती है ना उस हिसाब से अपने आप को कैसे चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का मसला आता है, जैसे लेट से मैंने डेटा मंगवाया यूजर से। अब डेटा किसी फॉर्म में, अभी मैंने किसी फॉर्म में मंगवाया, नेक्स्ट टाइम मैं किसी और फॉर्म में मंगवा रहा हूँ, ठीक है, तो ये बिहेवियर चेंज कर रहा हूँ, मुझे चाहिए डेटा, सेम डेटा चाहिए, लेकिन अभी मैं किसी और फॉर्म में मंगवा रहा हूँ, अभी मैं स्ट्रिंग की फॉर्म में मंगवा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं मंगवाऊंगा सिंपल जो सी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके थ्रू, और सारा यूआई के अंदर बिल्कुल कंट्रोल्स के साथ वो पूरा शो होगा अच्छा सा प्यारा सा। तो ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ तक मुश्किल है तो बताओ। देखो सी शार्प प्रोग्राम्स जो होते हैं ना वो क्लासेस के ऊपर कंपोज होते हैं, यानी क्लासेस के ऊपर बने होते हैं, ठीक है। जो मेन क्लास भी होती है ना वो प्रोग्राम की क्लास होती है, जो मेन मेथड होता है जो आप रन करते हो वो भी क्लास के ऊपर बना होता है। एक क्लास क्या होती है, क्लास बेसिकली लेट्स अगर मैं एग्जांपल लूँ तो क्लास है, जैसे मैं हम जिस अभी मैं जिस रूम में बैठा हूँ, तुम लोग अभी अभी अपने अपने घर में रूम्स के अंदर हो। मैं क्लास की एग्जांपल सबसे अच्छी एग्जांपल इस तरह ले सकता हूँ कि मैं अभी एक रूम में बैठा हूँ, वो मेरी क्लास है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। अगर मैं भी अपनी एपटेक की क्लास में होते ना तो मैं कहता यार अभी जो एपटेक की हम जिस क्लास में वो हमारी क्लास है। मैं इस तरह क्लास को डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो क्लास इज लाइक अ रूम। अब ये क्लास प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और बहुत सारी चीज़ों में तब्दील हो सकती है, ठीक है, इसको हम मजीद भी देखेंगे आगे। और इन क्लासेस के अंदर मैं ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, लेट से टेबल हो गया, कोई कार हो गई, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट असल मेरे इस रूम के अंदर क्या मेरे पास अभी अगर मेरी जो टेबल है इसके पास मेरे पास एक मेरी अपनी नोटबुक पड़ी हुई है यूनिवर्सिटी की, और मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है साथ में, एक मेरा एक्सटर्नल माउस पड़ा हुआ है, मेरी हार्ड ड्राइव पड़ी हुई है साथ में, और बराबर में एक कबर्ड बना हुआ है। इसी रूम के अंदर यहाँ पर वैसे चेयर रखी हुई है, एक स्टूल रखा हुआ है, लेट से अगर मिसाल लूँ टेबल रखी हुई है, और बहुत सी लेट से अगर मैं मिसाल दूँ तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है। तो एक क्लास है, असल में एक क्लास है। अगर असल में क्लास की मिसाल ले तो लेट से मेरा एक रूम है, इसके अंदर असल में क्या क्या ऑब्जेक्ट है, टेबल है, चेयर है, मैं जिस टेबल पे बैठा हूँ वही टेबल चेयर है, ठीक है। मेरा सामने साथ में मेरा रजिस्टर पड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी का, पाउच पड़ा हुआ है, पेंसिल पेन वगैरह जिसमें रखता हूँ मैं, ठीक है। एक्सटर्नल माउस पड़ा हुआ है मेरा साथ में, चार्जर से लैपटॉप कनेक्ट हुआ है तो चार्जर है, एक वॉल पॉइंट सामने मेरे रखा हुआ है, एक फ़ोन मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है,
बहुत सारी चीजें मेरे पास, ये सारे असल असल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारी एंटिटीज हैं, ठीक है, यानी ये वजूद, एंटिटी का मतलब होता है वजूद, तो ये सारे वजूद हैं, ठीक है। और बस ये सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, ये बेसिकली रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के थ्रू काम करती है आपके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ तक प्रॉब्लम कोई मुश्किल हो तो बताओ। बस ये जो क्लासेस है ना, अगर देखो मिसाल लेते हैं, ये क्लास है मेरी, और इस क्लास के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे मेरे पास ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। कैसे? फोन है, हार्ड ड्राइव है और माउस है। ये तीनों चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है, सही है। फोन में इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, हार्ड ड्राइव में इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, और माउस में भी इलेक्ट्रिक सप्लाई होती होगी, ठीक है। अच्छा, सही है, इतनी बात तो सही है आपकी सर। मैं इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब फोन की इलेक्ट्रिक सप्लाई, माउस की इलेक्ट्रिक सप्लाई और हार्ड ड्राइव की इलेक्ट्रिक सप्लाई, क्या जो बेसिक वायर होता होगा ना, वो क्या करता होगा, इलेक्ट्रिसिटी को हार्ड ड्राइव से, माउस से या फोन से जो पावर है वो देता होगा, ठीक है। अब वो पावर माउस में कम आती होगी, हार्ड ड्राइव में उससे थोड़ी ज्यादा आती होगी, और फोन में इन तीन दोनों चीजों से थोड़ी ज्यादा आती होगी पावर, अगर देखा जाए असल में तो, सही है। लेकिन आती तो इलेक्ट्रिक सप्लाई ही होगी ना। तो हमने क्या किया, एक मेन क्लास बनाई, ठीक है, पूरे हमारी, यानी जो जो क्लास है हमारी, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया पावर सप्लाई का। और अब जो मैं दूसरी क्लास के अंदर, लेट से मैं मेरा जो फोन वाला जो ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पावर सप्लाई को यूज कर रहा हूँ, पावर सप्लाई की कैपेबिलिटी जो है ना उसको बढ़ा रहा हूँ। माउस वाला जो काम है उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी क्लास के अंदर, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी जो है ना उसको अपने हिसाब से रख रहा हूँ, ठीक है। हार्ड ड्राइव उसके अंदर अपने हिसाब से रख रहा हूँ। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग बनाकर और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर उनको इनहेरिट करा दूँ, सिंपल। मैं एक ही बंदे से बोलूँ यार 3 पावर सप्लाई बनाओ, और 3 पावर सप्लाई को ना एक जैसा बना दो, लेकिन क्या करो, फोन में ज्यादा रखो, हार्ड ड्राइव में उससे कम रखो, और माउस में उससे कम रखो, बस। तो ये इनहेरिटेंस हो गई, एक ही पावर सप्लाई की 3 जगह पर, सही है। ये इनहेरिटेंस की वो आ गई कि आपने बनाया एक, लेकिन आप उसे यूज कर सकते हो, क्योंकि पेरेंट है एक पावर सप्लाई, और उसने उसने क्या किया, हार्ड ड्राइव ने, माउस ने और फोन ने, तीनों ने इनहेरिट कर लिया उस पेरेंट की प्रॉपर्टी को, पावर सप्लाई को अपने अंदर, और उसे यूज कर लिया, खत्म। इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी तक कोई प्रॉब्लम? अब एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर वेरियस फीचर्स होते हैं। लेट्स से भी यहाँ पे टेबल की अगर बात करूँ, तो देखो, टेबल की आइडेंटिटी, यहाँ पे कार की और टेबल की आइडेंटिटी की बात करते हैं, ठीक है। ये दोनों की आइडेंटिटीज, ये दोनों बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी टेबल के व्हील नहीं होते, और जो कार होती है उस पर ऐसी प्लेन सरफेस नहीं होती जिसमें हम बिल्कुल ओपनली, जैसे एक स्टूल है, एक टेबल है, उसकी ऐसी स्टेट नहीं होती और एक कार की ऐसी स्टेट नहीं होती। लेकिन अगर इनकी आइडेंटिटी देखो, तो AX से 435 इसकी आइडेंटिटी है, और टेबल की आइडेंटिटी क्या है, T002, ठीक है। अगर कार की स्टेट देखो तो कलर है इसका रेड, और व्हील है इसके 4। और अगर तुम देखो टेबल की स्टेट, तो कलर इसका है ब्राउन, ठीक है। बिहेवियर देखो तो रनिंग है, और बिहेवियर देखो तो टेबल का क्या है, स्टेबल है। अब बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्या है, जो आइडेंटिटीज है ना मेन, जो इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टीज एक दूसरे को, यही समझ रहे हो, जो मेन प्रॉपर्टीज है वो सेम है, उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन जो मेन प्रॉपर्टीज है वो क्या है, आइडेंटिटी, स्टेट और बिहेवियर, वो तीनों सेम है, लेकिन इनकी वैल्यूज जो है ना वो वेरी कर रही है। तो एक जगह पर मैं प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू क्या दूंगा, कार की, एक जगह प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू कौन सी दूंगा मैं, स्टूल की या चेयर की, ठीक है। इस तरह से, अच्छा, क्लासेस जो बन रही हैं वो किस तरह से बन रही हैं, हम आगे देखेंगे। क्लास इस तरह से बनती है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे कमेंट किया हुआ भी है, अब मैं इसको आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर मजीद, हम पूरा क्लासेस का टॉपिक एक कवर करेंगे। क्लासेस हो गई, स्ट्रक्ट्स हो गए, ठीक है, और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं। क्या नहीं का मतलब, क्या नहीं सर का मतलब, मैं समझा नहीं। देखो, क्लासेस जो है वो इस तरह से बन रही होती हैं, क्लास जो है वो इस तरह से बन रही होती है, अभी हम इसको मजीद देखेंगे अभी, ठीक है। ये बेसिकली क्लास मेंबर था, और मैं अभी ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर से और कौन सी चीज़ें जो मुझे अभी देखनी है, जो अभी तुम लोगों को करानी है। अच्छा, मेथड्स यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थे, मैं ये पूरी स्लाइड्स तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो इसे देख लेना। और मेथड जैसे यहाँ यूज़ कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे यूज़ करना जैसे पहले मेथड यूज़ कर रहे थे।
हाँ बिल्कुल, मेथड्स को यूज़ करने का तरीका उन्होंने यहाँ बताया हुआ है। ये देखो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, ये सब हम पढ़ेंगे आगे जाकर, ये सब चीज़ें हमें कवर करनी है, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा कि आज की क्लास में मैं ये कवर करूँ, क्योंकि आज सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हो जाए तो बहुत है। ठीक है, फिलहाल आज के कॉन्सेप्ट्स में रखना चाह रहा हूँ ताकि ये चीज़ें कम से कम तुम लोगों के जहन में रहें। ये देखो एक्सेस एक्सेस मॉडिफायर्स जो है यहाँ पे ये गिवन, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड वगैरह जो है वो गिवन किए हुए हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स भी उन्होंने साथ साथ दी हुए हैं, और इनकी एग्जाम्पल्स यानी कोड स्निपेट करके इनकी एग्जाम्पल्स नीचे बनाई हुई है। सही है, मैं इनको फर्दर आगे की क्लास में मतलब कंटिन्यू करूंगा। अभी फिलहाल हम लेक्चर को यही रोकते हैं। ठीक है, और हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब आगे जो है ना हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आएंगे।